नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और अब तक जितनी भी बातचीत सरकार और किसानों के बीच हुई है वो सभी बेनतीजा रही हैं। किसान अब इस आंदोलन को और धार देने की रणनीति बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रभावित लोगों की नजर सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हुई है, क्योंकि 11 जनवरी को किसान आंदोलन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं किसानों का पूरा फोकस 26 जनवरी को परेड पर भी बना हुआ है, लेकिन इसी बीच किसानों के इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लगातार इस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं। जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, अब उस आंदोलन को हिंसक भी बताया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो चौपाल लगाई जा रही है, किसान पंचायत की जा रही है, उसमें हरियाणा के करनाल में भी बीजेपी की पंचायत हुई है, लेकिन कार्यक्रम में सीएम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि विरोध करने के लिए भारी संख्या में वहां पर किसान पहुंच गए थे सीएम से पहले ही, और ऐसे में उन किसानों पर पुलिस बल का भी इस्तेमाल करना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति पर काबू नहीं पाया गया। आखिरकार कार्यक्रम रद्द ही करना पड़ा, और जब सीएम ने चंडीगढ़ पहुंच करके इस मामले पर प्रेस वार्ता की, तो सीधा आरोप किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर लगाया और कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ दिया। समाज में खास करके किसान वर्ग की भी बदनामी इन लोगों ने कराई है, क्योंकि किसान का ये रवैया नहीं हो सकता, किसान का ये स्वभाव भी नहीं है। हमारा देश का किसान कितना ही कम पढ़ा लिखा होगा, भोला भाला होगा, लेकिन बहुत गहरी उसकी आस्था इन चीज़ों में, वो बहुत समझदार है। तो इसलिए इनको उस प्रकार का समर्थन मिलने वाला नहीं है। और इसमें भी अगर मैं किसी को, एक व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराऊँ, तो उसमें जो परसों से वीडियो चलाया गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो जिस प्रकार का उकसाने का काम किया कि मुख्यमंत्री की जो ये सभा है, ये पंचायत है, ये नहीं होने देंगे, और हम, उन्होंने अपने नौजवानों को या अपने जो साथ लगे उनके लोग हैं उनको आह्वान किया कि मरोड़ निकाल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मरोड़ निकालने का विषय नहीं है मेरा। तो क्या, मैं समाज का प्रतिनिधि हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ, मेरी कोई मरोड़ नहीं है। मुझे तो जनता के आशीर्वाद से ये स्थान अगर मिला है, तो ये जनता की अगर मरोड़ों निकालनी है तो उनके सामने आ जाएगी, उसमें कहीं कोई देरी नहीं लगेगी। इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते जा रहे हैं, और इस आंदोलन के पीछे अगर हाथ है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है। तो ये सारे लोगों को भी इस बात का ध्यान में आता है कि ये कोई तौर तरीका नहीं है। देखिए, सरकार को टकराव से स्थिति गंभीर है, किसान परेशान है, तो टकराव से बचना, कानून व्यवस्था पहले चरमा रही है हरियाणा की। तो मेरा यही है, सरकार से भी यही है, बीजेपी टकराव से बचना चाहिए सरकार से हरियाणा। तो सीएम साहब ने महापंचायत बुलाई, जिस तरह की एक कोशिश कर रहे थे वो किसानों से एक वार्ता करने की, तो लगता है कि ये इससे ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। देखो, कोरोना काल है, इसमें बुला के मतलब ग्रुप में बैठ के बात करें, आशंकाएं दूर करें, और बल्कि सैफ खान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिक बातचीत करेंगे। सैफ खान, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सैफ जी, जो हरियाणा के करनाल में आज देखने को मिला, उसको लेकर के साफ तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जुमलेबाज पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, ये वही पार्टी है जो सबसे पहले दूसरों पे यानी विपक्ष के ऊपर जो है वो इल्जाम लगाती है, जबकि देश के किसानों के साथ 24 से ज्यादा पार्टियां हमारे देश में खड़ी हुई हैं। और हाँ, अगर आप किसानों की बात करते हैं तो हम किसानों के साथ खड़े हुए थे, है और रहेंगे। इसलिए इनके किसान, हमारे देश में 80% आबादी है किसानों की, जो अकेले 17 to 18% हमारे देश में जीडीपी की कंट्रीब्यूशन देती है। आज जो हमें देखने को मिला कि हरियाणा में जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, जेजेपी के साथ मिलके, यानी चौटाला के साथ मिलके, वो खुद चौटाला इन तीनों कानूनों को जो है अपोज करते हैं, तब भी मगर ये सरकार वहां पे चला रहे हैं। हमने देखा कि जो है किसान लगातार जो है इस ठंड में जो है 60 से ज्यादा किसान जो है वो मर चुका है, 45 दिन से ज्यादा हो चुके हैं धरने, और मीटिंग्स जो है आज 9 चरण की मीटिंग्स भी खत्म हो चुकी हैं, मगर किसी भी कंक्लूजन के ऊपर आना जो है वो अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि साफ साफ सी बात है, और मैं हमेशा आपके चैनल पे या हमेशा ही मैं ये बात जो है वो रखता हूं कि ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो सिर्फ जो है उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है।
जब सोनीपत और नौल्टा में जो है इनका वेयर हाउस बनाने अडानी के कंप्लीट हो गए, तो इस सरकार भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में जो है ऑर्डिनेंस लाकर जो है प्रूव कर दिया ये चीज का कि ये सिर्फ जो उद्योगपतियों के बारे में सोचते हैं, ये आज हमारे किसानों के बारे में जो है बिल्कुल नहीं सोचते। और ये वही सरकार है जो 2014 में अपने मैनिफेस्टो में लेके आई थी, फिर झूठ लेके आई थी कि हम जो है आपको 50% मूल समर्थन देंगे, हम आपको आपके जो है लोन माफ करेंगे, और जीतने के बाद ही जो है हलफनामा जमा कर दिया था कि हाँ ये तो सिर्फ हमारी चुनावी घोषणा थी। आज हमने जो देखा, किसान तो लगातार प्रदर्शन अपना कर ही रहा है। इस ठंड में जो है हरियाणा सरकार नहीं है कैसे वाटर कैनन चलाई थी किसानों के ऊपर जो है, हमने ये भी देखा था कैसे लाठीचार्ज हुआ था, हमने ये भी देखा था। तो हम ये सब चीजें देख रहे हैं। हमारे देश के 80% आबादी है किसानों की, वो लगातार कैप्टन आई सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। कैप्टन आई सिंह जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी, जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में जाते हैं जहां से वो विधायक चुने जाते हैं, और वहां पर उनका इस तरीके से विरोध हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ किसी का हरियाणा के इतिहास में, कि अपने ही गृह क्षेत्र में इतना जबरदस्त विरोध हुआ हो कि कोई कार्यक्रम सीएम करना चाहते हो अपने विधानसभा क्षेत्र में और वहां पर उन्हें कार्यक्रम को रद्द करना पड़े। इस तरीके का वहां पर नजारा देखने को मिला, दृश्य देखने को मिला। और उसके बाद आकर के अगर सीएम खुद ये नाम ले रहे हैं कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने लोगों को उकसाया और इस तरीके की कार्रवाई उन्हीं के समर्थकों ने की है, कांग्रेस पर इसका ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए सीएम, तो क्या इससे जो बीजेपी सरकार है वो बच सकती है, या फिर जिस तरीके से नाम ले रही है या तो उन पर कार्रवाई की जाए या फिर इस तरीके से ठीकरा फोड़ना क्या जायज है? आप एक चीज को देखें कि कांग्रेस अब इतने ओछेपन पे उतारू हो चुकी है कि जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें जाके दखल अंदाजी करने लगी। अरे भाई, प्रोटेक्शन आपके लोग कर रहे हैं किसान के नाम पे, तो कम से कम जहां कर रहे हो वहां करो। जहां इस तरह से एक चुने हुए सरकार के मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हो रहा है, वहां जाके आप आपके गुंडे जा रहे हैं दंगा फसाद करने के लिए और आप किसानों का रूप दे रहे हैं। ऐसा कभी संविधान में नहीं होता। आप अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो एक मुख्यमंत्री का विरोध करने उसकी सभा में जा रहे हैं। मतलब कितने ये लोग संवेदनहीन हो चुके हैं, कितने नीचपन पे आ चुके हैं। शर्म आना चाहिए इस कांग्रेस को। ये कांग्रेस जो है ना, अब इनको जो है ना इससे ज्यादा नीचपने पे और ये क्या उतरेंगे। आप अपना विरोध कर रहे हैं तो करिए, आपको सरकार कहीं विरोध करने के लिए मना नहीं कर रही है, मगर ये विरोध करने का बिल्कुल कतई संविधान में तरीका नहीं है। जिस तरह से इन्होंने आज जो हरियाणा में हरकत करी है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बिगाड़ने के लिए वहां भीड़ लेके पहुंच जाते हैं। तो एक कांग्रेस से पहले तो ये बता दीजिए, क्या ये जो आशंका पहले नहीं थी, क्या इस बार ये जो हुआ वो अचानक से हो गया? क्या इस बात के लिए जब लगातार इनपुट्स मिल रहे थे तो फिर टकराव पैदा करने की जो जिम्मेदारी है वो तो सरकार को ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि टकराव सरकार ने पैदा किया है। अगर बीजेपी के खिलाफ कोई आवाज उठ रही है, मोदी सरकार के खिलाफ, खट्टर सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठ रही है और साफ साफ ये वहां पर संकेत भी मिल रहे हैं, उस गांव से भी ये संकेत मिल रहे हैं कि कार्यक्रम का विरोध होगा, तो टकराव जरूरी है क्या? टकराव की स्थिति पैदा करना नहीं, इन्हें ये सोचना चाहिए विरोध किस बात का कर रहे हैं। ये कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं इस देश की तरक्की का, यहाँ के जो है ना स्वदेशी उद्योगों का। ये विदेशी का नहीं कर रहे विरोध, विदेशी किसी कंपनियों के साथ ये तोड़ फोड़ नहीं कर रहे। ये पतंजलि का विरोध कर रहे हैं, ये अडानी अवानी की जो कंपनियां हैं उनका विरोध कर रहे हैं। तो ये समर्थन किसका कर रहे हैं? चाइना का, विदेशी कंपनियों का। तो इनकी सोच शुरू से ही देशद्रोही सोच रही है। जिस तरह से नेहरू से लेके आज दिन तक नेहरू ने जो है ना जो भी नीति बनाई वो विदेश हित में बनाई थी। इसी देश को दो हिस्से में पाकिस्तान लगा के बांट दिया, फिर भी बंद नहीं भरा, तो धारा 370 जो है ना। आई सिंह जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। जब इस बात के पहले से संकेत मिल रहे थे कि वहां पर इस तरीके की घटना हो सकती है, तो उसके बावजूद भी क्या सीएम का वहां पर जाना जरूरी था? क्यों नहीं? सीएम का तो प्रोग्राम पहले से फिक्स प्रोग्राम था, तो आना जरूरी था। तो ये क्या है, ये जो सोच इनकी, जो इस तरह की ये नीचपने की हरकतें करने पे कांग्रेस उतारू हो गई है, बहुत ही शर्मनाक है। और कांग्रेसियों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि आप संविधान को भी समझ नहीं मान रहे। खैर, कांग्रेस ने संविधान को माना कम है, इनका एजेंडा तो बाहर से आता है ना। इनका नेता तो अभी भी इटली में जाके बैठा है, वहां से ट्वीट करके और कह रहा है कि आप तो बैठे रहिए,
फंड हम यहाँ से आपको भिजवा रहे। तो कांग्रेस जो है ना बिल्कुल ही नीतिगत पार्टी नहीं है। ये नहीं चाहती कि देश में तरक्की हो, किसानों की तरक्की हो, किसानों को बरकरार। ये जबकि ये बिल ऐसा है जिसमें किसानों के समर्थन का ही, किसानों की आय बढ़ाने का बिल है, मगर वो चीज इन्हें हजम नहीं हो रही क्योंकि इन्होंने 60। बिल्कुल सैफ खान जी, क्या जिस तरीके से वहां पर सीएम पहुंचे, क्योंकि संकेत पहले भी मिल रहे थे कि इस तरीके की घटना वहां पर हो सकती है, सीएम का खुलकर विरोध वहां पर करने की बात लोग कर रहे थे पहले से ही, उसके बावजूद भी सीएम वहां पर पहुंचे और अब जिस तरीके से ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रहे हैं और नाम लेकर के भी बता रहे हैं कि उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, इस तरीके से वहां पर लोगों को उकसाया गया है, उन पर कार्रवाई भी नहीं कर रहे। देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको बताया कि जो है 2014 से लेके अब जो है सिर्फ हलफनामे झूठे जमा करते आ रही। इन्होंने बहुत सारी बातें जो रखी, वो एक एक करके इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने सब चीजें जो है विपक्ष पे रखी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पे रखी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चीज के लिए कि हम हमारे देश की जितनी भी आबादी उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। 80% किसान है हमारे देश में जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं फिर इनको बता चुका हूं और फिर बता रहा हूँ, 7 से ज्यादा जो है ठंड के मारे जो है वो मर चुके हैं। सुसाइड कर, संत राम सिंह जी ने सुसाइड कर लिया। मगर इन अंधी और बैरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, ये वही सरकार है जो मध्य प्रदेश में 6 किसानों को पुलिस वालों से गोलियां चलवा के मार देती है, उसके बाद जो है डिक्लेयर भी नहीं करते, ये बोलते भी नहीं कि साहब हमने किया था। खैर, बहरहाल आपने जो अभी ये बिल का जिक्र किया कि ये तीनों बिल है, तो जेजेपी भी विरोध कर रही है, चौटाला भी विरोध कर रहे हैं, अकाली दल भी विरोध कर रहा है, बेनीवाल की जो आपके साथ में जो पार्टियां मिली हैं वो भी विरोध कर रही हैं, 24 से ज्यादा पार्टियां विरोध कर रही हैं। और मैं इनसे अब ये बात कर रहे थे फायदा पहुंचाने वाली बातों की, तो मैं इनसे आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, जो एक चीज अभी ये चैनल पे क्लियर कर दें कि कैसे फायदा होगा। मैंने अभी आपको बताया कि अडानी के 2 साल से जो है सोनीपत और नौलठा में जो स्टोरेज बन रहे थे, तभी ये जो सरकार है बिना किसी चर्चा के, ना किसी ओपोजिशन के, ना किसी किसान संगठन के, ये ऑर्डिनेंस के रूप में ले आई। सवाल ये है आपसे कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो 1955 में ब्लैक मार्केटिंग को हटाने के लिए जो है लाया गया था, जिसमें से आज चावल, दाल, तेल, आलू, प्याज ये सब हटा दिए गए और पहले इन सब चीजों पे हमारी सरकार में यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में रोक थी। आज जमाखोरी के ऊपर अगर कोई करता था तो उसको जो है सजा मिलती थी हमारी सरकार में। आपने ये हटा दिया, तो मैं ये आप जानना चाहता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और जुमलेबाज जो अभी बात कर रहे थे, मैं हर चीज के ऊपर बात करूंगा जो उन्होंने बात की थी, पहले तो उसका फायदा बता दें कि इससे किसानों को क्या फायदा होगा, क्योंकि ये सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए जो काम कर रही सरकार है, जमाखोरी अलाउ करने के लिए और एमएसपी हटाने के लिए जो ये काम कर रही है और जो दिखावे कर रहे हैं, उसमें से फायदा सिर्फ अभी मुझे बता दें कि फायदा किसानों को क्या होगा। चलिए बताइए सिंह जी, जिस तरीके से इन्होंने ये आरोप लगाया साफ तौर पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि कालाबाजारी को रोकने के लिए पहले उन पर जिन चीजों पर पाबंदियां थी उनको आपने खोल दिया है, अब कालाबाजारी और ज्यादा बढ़ेगी और इसी तरीके से किसानों को कहीं ना कहीं इसकी जो मार है वो झेलनी पड़ेगी, ये साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं। आप देखिए कि जो हम बिल लेके आए हैं सरकार बीजेपी, आपने देखा उसमें क्लियर सब खुल के बताया कि इसमें एमएसपी आपकी जो है ना कभी खत्म नहीं होगी। प्राइवेटाइजेशन मार्केट आपको आपकी मर्जी के अनुसार है। पहले कांग्रेस जो कह रही है कि यहाँ पर जो जमाखोरी होगी, अरे भाई जमाखोरी तो तुम्हारे यहाँ तुम्हारे कार्यकाल में होती थी कि एक ही मंडी में किसान अपना अनाज बेच सकता था, बाहर दूसरी मंडी में जा नहीं पाता था। आज उसके लिए सारी मंडियां खुली है, कहीं भी बेच सकता है, जहां उसको मूल्य अच्छा मिले वहां बेच सकता है। आज वो प्रतिबंध नहीं रहा कि मंडी एक में ही जाओगे, तो वहां सारे जो व्यापारी बैठे थे पूरे 1 फुट होते थे, वो पहले से ही वो निर्धारित कर लेते थे कि हमें किसान का माल इससे ऊपर लेना ही नहीं है। आज किसान के ऊपर वो बंदिश नहीं है। आज वो इस मंडी में भाव ठीक नहीं तो बाहर बेच सकता है। और मैं एक चीज नाई सिंह जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए सैफ खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है और यहाँ पर हमें फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
लखनऊ से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 16 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो जाएगा, जिससे ठीक पहले सोमवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में जहां पीएम मोदी सभी मुख्यमंत्रियों को विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के आगे के रोड मैप और इसकी चुनौतियों के बारे में बताएंगे, वहीं कई मुख्यमंत्री इस बैठक में कई महत्वपूर्ण सवाल भी उठा सकते हैं, क्योंकि देश भर में वैक्सीन हर किसी को मुफ्त में देने की बात भी चल रही है और वहीं कुछ राज्य सरकारें कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देने का ऐलान कर भी चुकी हैं। वैक्सीन पर खर्च ही प्रमुख मुद्दा रह सकता है बैठक में, लेकिन इसके अलावा भी कई अहम मुद्दे बैठक में उठाए जा सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने बायोटेक के कोवैक्सीन पर सवाल उठाए हैं और राज्य में इस्तेमाल की मंजूरी नहीं देने की बात भी कही है। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जितेंद्र जी। जी संदीप जी, जिस तरीके से एक तरफ अगर बात की जाए तो किसान आंदोलन भी चल रहा है, लेकिन इसी बीच जो कोरोना महामारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, अब नया स्ट्रेन भी आ चुका है, लेकिन ये अच्छी बात है कि भारत में 2 वैक्सीन को आपात मंजूरी दे दी गई है। अब ऐसे में टीकाकरण से पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे, तो उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण सवाल मुख्यमंत्रियों की तरफ से उठाए जा सकते हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर? देखिए जितेंद्र जी, जिस तरीके से वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें ये खुशी की बात है हिंदुस्तान के लिए कि जब कुछ नहीं था तो वो एक कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा। आज आपके पास कुछ तो है, और जिस तरीके से ये मीटिंग होने वाली है उसमें यही चीज आ सकती है कि इसके ऊपर कम से कम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर गंदी राजनीति ना हो, और इसमें लोगों को विश्वास दिखाना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की जान राजनीति के इशू से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है देश के लिए, परिवारों के लिए, क्योंकि बहुत नुकसान देश का और दुनिया का हो चुका है, बहुत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके का एक आपसी तालमेल बैठाने की कोशिश की जाएगी कि भाई अपना स्वदेशी इंजेक्शन भी आपके पास है और दूसरी अवेलेबिलिटी भी आपके पास है, तो इन चीजों को राजनीतिक इशू न बनाया जाए। जिस तरीके से कई राजनीतिक दल इसका विरोध भी कर रहे हैं और यहाँ तक भी कह चुके हैं एक पार्टी के बड़े नेता कि भाई हम इस इंजेक्शन को नहीं लगवाएंगे, तो ये चीजें मुझे लगता है समाज के लिए, देश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। जी बिल्कुल संदीप जी, क्योंकि इससे पहले आज ही की बात है, जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री है टीएस सिंहदेव, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कोरोना की जो वैक्सीन कोवैक्सीन है बायोटेक की, उसका पूरी तरीके से अभी तक जो परीक्षण है वो नहीं हो पाया है और इसलिए उसको मंजूरी देना कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है, और इसलिए उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि छत्तीसगढ़ में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में क्या इस तरीके के सवाल भी राज्य सरकारों की तरफ से उठाए जा सकते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, इस तरीके की चीजें निकल के आ सकती है, क्योंकि हमारे देश में राजनीति सर्वोपरि रही है। तो कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे दूसरे दलों की सरकार है, तो वो इस चीज में भी राजनीति इससे करते हैं कि कहीं इसका क्रेडिट मोदी को या मोदी सरकार को ना चला जाए। तो इस तरीके की राजनीति होगी, संदेह होगी। आपने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का बयान भी सुना होगा, इसी तरीके से बात छत्तीसगढ़ की है, और इसी तरीके की चीजें आगे निकल के राजस्थान या दूसरे स्टेट से भी आ सकती हैं। जी, इसके अलावा अगर संदीप जी बात की जाए, क्योंकि कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन का मुफ्त में देने का ऐलान किया जा चुका है पहले ही, चाहे वो घोषणा पत्र की बात हो या फिर बिहार में जिस तरीके से घोषणा पत्र में बीजेपी ने ही इस बात का ऐलान किया था, और इसके अलावा अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, क्योंकि वहां भी विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर ममता बनर्जी ने भी इस बात का ऐलान किया कि मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी सभी को, राज्य के लोगों को। तो क्या पूरे देश में कोरोना वैक्सीन मुफ्त में नहीं दी जानी चाहिए? जी बिल्कुल जितेंद्र जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। जिस तरीके की ये महामारी है, इतने बड़े स्केल पे गवर्नमेंट को चीजें मैनेज करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस का इंजेक्शन है ये लोगों को मुफ्त में दिया जाना चाहिए। ये भी एक राजनीतिकरण है कि जहां पे इलेक्शन होता है या आप अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर देते हैं और चुनाव जीतना और हारने से इस चीज को जोड़ देते हैं। मुझे लगता है इसे लोगों की जरूरत समझ के और किसी पार्टी विशेष की जरूरत न समझ के लोगों को फ्री दिया जाना चाहिए।
जी बिल्कुल, तमाम बातचीत करने के लिए संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कल एक अहम बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे कोरोना वैक्सीन को लेकर के। जिस तरीके से वैक्सीन का टीकाकरण की जो तारीख है वो निर्धारित कर दी गई है, 16 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आईईडी सामग्री से लैस एक लावारिस बाइक मिलने से हड़कंप मच गया और मेढर सेक्टर में पुलिस ने सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया और संदिग्ध आईईडी नुमा सामग्री को निष्क्रिय करवाया गया। उसके बाद यातायात को बहाल किया गया। जानकारी के अनुसार जिला पुंछ के मेढर गोहलाड सड़क मार्ग पर सड़क के बीचों बीच एक लावारिस बाइक आईईडी सामग्री से लैस पाई गई। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। इसके बाद मेंढर से 3 किलोमीटर दूर पल्सर मोटरसाइकिल को जांचने के लिए मेंढर पुलिस स्टेशन से पुलिस सेना की 49 राष्ट्रीय राइफल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और इसके तुरंत बाद पूरे क्षेत्र को घेरकर सड़क वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से वहां पर पाबंदी लगाई गई और मेंढर के एसडीपीओ जाफरी ने बताया कि घटनास्थल पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। इसके बाद दोपहर में बाइक में लगाए गए आईईडी को निष्क्रिय किया गया और उसके बाद ही क्षेत्र में यातायात को फिर से बहाल भी कर दिया गया। से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर मेंढर सेक्टर के आसपास वहां कोई आईडी नुमा कोई सामग्री जो है वो लावारिस बाइक में लगाई गई थी, जिसकी सूचना मिलते ही वहां पर लोगों में सनसनी फैल गई थी, दहशत फैल गई थी। लेकिन दहशत फैलाने की जो कोशिश थी, नापाक कोशिश, उसको नाकाम कर दिया है सुरक्षा बलों ने। इसकी सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते को वहां पर भेजा गया और इसे निष्क्रिय करवाया गया। इसके बाद ही वहां पर यातायात को छोड़ दिया गया, बहाल कर दिया गया। लेकिन उससे पहले वहां पर पूरी तरीके से यातायात बाधित कर दिया गया था, पाबंदी लगा दी गई थी। वहां आने जाने को लेकर के किसी भी तरीके की कोई हलचल वहां पर नहीं हो पा रही थी और अब वहां पर पूरी तरह से यातायात को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। शनिवार रात का ये मामला बताया जा रहा है। एक लावारिस बाइक वहां पर पड़ी हुई मिली जिसमें जो आईईडी से लैस बताई जा रही है कि उसमें आईईडी की कुछ सामग्री लगाई गई थी और ये बम निरोधक दस्ते ने वहां पर पहुंचकर उस आईईडी सामग्री को निष्क्रिय किया, जिसके बाद वहां पर यातायात को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया। ये तस्वीरें सामने आई है जम्मू कश्मीर के पुंछ से। वहां पर जिस तरीके से आईईडी को निष्क्रिय किया गया है उसकी ये तस्वीरें हैं और जब वहां पर आईईडी के मिलने की सूचना मिली सुरक्षा बलों को तो वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जो है वो फैल गया था। कैप्टन आई सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कैप्टन आई सिंह जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी कैप्टन आई सिंह जी, जिस तरीके से घाटी में कहीं ना कहीं दहशत फैलाने की कोशिश की जाती है, लावारिस बाइक मिली और उस पर आईडी नुमा कुछ सामग्री लगाई गई थी जिसको हालांकि निष्क्रिय कर दिया गया है, जो नाकाम उस कोशिश को कर दिया गया है जो दहशत फैलाने की कोशिश वहां पर की जा रही थी। लेकिन इस तरीके की घटनाओं पर अभी तक भी लगाम नहीं लग पा रही। नहीं, ये तो खैर नहीं कह सकते कि लगाम नहीं लग रहे पा रही, लगाम तो लगी हुई है, तभी तो वो बौखलाए हुए हैं। आपने देखा होगा कि पूर्व के समय में थोड़ा सा आप चले जाए, जब बीजेपी सरकार नहीं थी तो पूरे देश में बम धमाके हुआ करते थे और आए दिन हुआ करते थे और कोई जगह ऐसी बकाया नहीं थी। उन्होंने बम्बई तक, हैदराबाद में कहीं भी जगह नहीं छोड़ी। मगर आज उनकी जगह सीमित कश्मीर बची है, वो भी आज आते हैं, कल उनको दफना दिया जाता है 10 फुट जमीन के नीचे। तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मगर सेना वहां बिल्कुल तैयार खड़ी है। जैसे ही वो आते हैं सेना ठीक उनको अपनी जगह पहुंचा देती है। अन्य आपने देखा हो कि वहां अभी डीटीसी के चुनाव हुए, कितने शांतपूर्वक चुनाव हुए, कोई घटना नहीं हुई। तो सेना मुस्तैद है वहां और वहां ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। बाकी वहां कर ये कुछ भी नहीं पाएंगे कि उन्हें मालूम है कि भारतीय सेना अब वो पहले वाले हिसाब में नहीं है, अब नए रूप में है और नए रूप उनका सामने दिखाई दे रहा है कि अब वो उनका
बिल्कुल खात्मा हो चुका है। इक्का दुक्का जैसे ही घुसपैठ करके आते हैं, सेना उनको तुरंत निपटा देती थी। जी कैप्टन आई सिंह जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्या उन लोगों के बारे में पता चल पाया है किनकी ये बाइक थी, किन्होंने इस तरीके से आईईडी वहां पर लगा करके ये बाइक लावारिस स्थिति में वहां पर छोड़ दी थी? जी देखिए, अभी इसके बारे में जांच जो है पुलिस कर रही है। हालांकि समय रहते ये आईडी जो है वो बरामद कर ली गई थी और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पुंछ के खास करके मेंढर हो या पुंछ का इलाका हो, यहाँ पर लगातार जिस तरह से ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए हैं, आतंकियों के मददगारों को वहां से धर दबोचा है। उसके बाद से लगातार ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। यहाँ पर फिर से आतंकवाद को रिवाइव करने के लिए आतंकवादियों की तरफ से कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस है, जिसके चलते आज मेंढर के इलाके में जो है एक बाइक के अंदर से ये सामान जो है बरामद हुआ है, लेकिन उसको डिस्पोज ऑफ जो है वो कर दिया गया। सेना की तरफ से उस आईडी को ब्लास्ट करके उसको निष्क्रिय कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया गया है जैसा में रहते। जी पूरे ऑपरेशन में कितना वक्त लगा है, क्योंकि बताया जा रहा है शनिवार देर रात को ही इस बारे में जानकारी मिल गई थी सुरक्षा बलों को और आज दोपहर में ये निष्क्रिय किया गया? जी देखिए, पूरे इलाके को जब इस बारे में पता चला तो पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन कर दिया गया ताकि कोई भी इस इलाके में जो है दाखिल ना हो पाए। और इसी वजह से लगातार जो है उस इलाके में और भी सर्च जो है वो चलाई गई, लेकिन काफी समय लगा इसको निष्क्रिय करने में, क्योंकि पूरा जो अमला है निष्क्रिय करने वाला दस्ता जो है उसको बुलाया गया और पूरे इलाके को पहले कॉर्डन किया गया और उसके बाद इस आईडी को निष्क्रिय जो है वो किया गया। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं, उसके मद्देनजर उनके आतंकियों की जी बिल्कुल रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से लगातार ये कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर में कि घाटी को कहीं ना कहीं दहलाया जाए, दहशत वहां पर फैलाई जाए, दहशत गर्दी कहीं ना कहीं फैलाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बल वहां पर मुस्तैद हैं और ऐसी तमाम हरकतों को नाकाम करने का पूरा काम वहां पर किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।